Hi friends, welcome to my YouTube channel टीचिंग फैसिलिटेटर। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन था सोशियोलॉजी का, मीनिंग एंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एक वीडियो में करे थे। अब थोड़े अर्ली साइकोलॉजिस्ट जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं या जो पहले ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। अगर आप हमारा जो पहला वाला पार्ट है सोशियोलॉजी का, मीनिंग एंड डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज हम इस पार्ट पे डिस्कस करेंगे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट कौन है। सर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कहने का, कौन सा सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी के लिए क्या किया और उसके इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से, इतना ही देखना है। ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, अगस्त कॉम्टे। तो अगस्त कॉम्टे को ही हमें फर्स्ट क्यों पढ़ती है सर? तो अगस्त कॉम्टे एक फ्रेंच फिलोसोफर है। इसके लिए नहीं पढ़ते कि उन्होंने फ्रेंच फिलोसोफर है इसीलिए उनको पहले पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है। सोशियोलॉजी करने का जो वर्ड है, पहली बार जो सोशियोलॉजी करने का लफ्ज है उसको इस्तेमाल करने वाले, सोशियोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी बनाने वाले, ये दोनों बनाने वाले अगस्त कॉम्टे हैं। तो इसीलिए अगस्त कॉम्टे को हमें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रख लो। तो सोशियोलॉजी का टर्म का इस्तेमाल करना, सोशियोलॉजी को सोशल साइंस साइंटिफिक स्टडी का बैकग्राउंड देना, ये नॉर्मल सा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। ठीक है। हाँ, तो ये अगस्त काम्टे सोशियोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते, एक सोशल स्टैटिक्स और दूसरा सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स में क्या पढ़ती हैं सर? डील्स विद द मेजर इंस्टीट्यूशन। तो मेजर इंस्टीट्यूशन जो है सोशियोलॉजी के, फैमिली है, रिलीजियन है, ठीक है, कास्ट है, इस सोशल इंस्टीट्यूशन को सोशल स्टैटिक्स में पढ़ दो। सोशल डायनामिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं बोले तो सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस के बारे में पढ़ दो। समझ में आ रहे हैं? इनके दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक पॉजिटिव फिलोसॉफी और पॉजिटिव पॉलिटी। याद रख लो, इंसान बहुत पॉजिटिव इंसान था, तो ये पॉजिटिव इंसान है। तो टर्म भी दिया, साइंटिफिक बैकग्राउंड भी दिया, सोशियोलॉजी के पार्ट भी किया, कौन से सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। क्लियर है पॉइंट? है इतना क्लियर है इनके बारे में? तो इतना क्लियर है तो एक कमेंट रहे। दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लिश से बिलोंग करते थे। ठीक है। हाँ, तो हर्बर्ट स्पेंसर देखो, सोशियोलॉजी को डेवलप करने में इनका भी एक बड़ा रोल है। तो वो डेवलप करने वालों को हमें क्या बोलते हैं? पायोनियर्स बोलते हैं। पायोनियर बोले तो शुरुआत करने वाले, या तो उसको शुरुआत में अच्छे कंट्रीब्यूशन तक लिख जाने वाले। उनमें हर्बर्ट स्पेंसर भी एक थे, अगस्त कॉम्टे भी थे। ठीक है, जितने भी थे वो उनको लिस्ट आउट मैंने किया है ऑलरेडी। ठीक है। इन्हों क्या करते हैं? सोशियली डार्विनिस्टिक सोशियोलॉजी को इस बैकग्राउंड में पढ़ दो। तो इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर को सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी को पुकार दो। ऐसा क्या पढ़े सर इन्होंने बोले तो, इंसान किस तरह से डेवलप हुआ कहने का कौन बोले? इन्होंने बोलते हर्बर्ट स्पेंसर, उसको फॉलो करते हैं। इंसान पहले इंसान क्या था? चिंपांजी, गोरिल्ला या तो जो भी बंदर था, उससे बनते बनते इंसान आया कर बोल को एक थ्योरी आई थी, तो उसको हमें क्या बोलता? इवोल्यूशन थ्योरी बोलता। तो वो एवोल्यूशन थ्योरी देने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन करने वाले क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन की थ्योरी दे दो। कौन सी बुक में देते? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सर है ये अलग ही क्या सीट डाले थे, तो मैं को समझो। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ा रहे थे, चार्ल्स डार्विन कहां से आया यहां पर? क्यों पढ़ा रहे चार्ल्स डार्विन को? देखो, चार्ल्स डार्विन इंसान किस तरह से एवोल्यूशन हुआ कर को बोला। ठीक है, कौन सी बुक में बोला? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसका लेना देना स्पेंसर से क्या मामला है? याद रखो, इंसान जो मैन है, वो पहले वाले वीडियो में बताया सो हमें, मैन इज अ सोशल एनिमल। अरिस्टोटल बोल छोड़े हम लोग। तो मैन सोशल एनिमल है, तो मैन बना कैसे, इसको पढ़ना जरूरी है कि नहीं? तो ये बना बोले कौन, मैन कैसा आया करने का? चार्ल्स डार्विन बोला था, ओरिजिन स्पीसीज। इसी चार्ल्स डार्विन का ज्यादा इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, असर किसके ऊपर पड़ा? हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर। समझ में आ रहे? तो इन्हों भी क्या करे? एवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करे। ये देखो, यहां पॉइंट दिए देखो, ये स्टडीड द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी किस तरह से एवोल्यूशन हुई करने का बताने की। समझ में आ रहा है? ये बताना चाहता था, बहुत घुमा फिरा को आए। क्यों? तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी भी आना नहीं, उसको लाना है तो ऐसा करना पड़ेगा कभी कभी। नेक्स्ट ठीक है। उसके बाद इनके बुक्स देखो, सोशल स्टैटिक्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स में एक इसको ये देख लो। नेक्स्ट द मैन वर्सेस स्टेट, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये एक बुक है इंपॉर्टेंट में, याद रख लो। ठीक है, ये किसके थे? हर्बर्ट स्पेंसर के। अब इसके बाद में एमिली डर्कहिम, इनके ऊपर ऑलरेडी टीईटी के अंदर क्वेश्चन हुआ है। क्या बोल को आया कहने का, आगे पढ़ा दो। एमिली डर्कहिम इंपॉर्टेंट, ये भी एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, नॉट साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट है। हाउ ही वर्कड हार्ड एट मेकिंग सोशियोलॉजी ए साइंस, सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाने के लिए इन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत तकलीफ वाली मेहनत की है। ही इंट्रोड्यूस रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड के रूल्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कंपेरेटिव मेथड, सोशियोलॉजी को कंपेयर करके सोसाइटी को कंपेरेटिवली पढ़ने का, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी को कंपेरेटिवली पढ़ना, ये कंपेरेटिव मेथड कहलाती है। ये मेथड कौन दिए? एमिली डर्कहिम। यहां पे क्वेश्चन हुआ था देखो टीईटी का। ठीक है, हाँ, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डेवलपमेंटल। एमिली डर्कहिम के इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से थे देखो, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसके बाद में एक जर्नल भी लाती है ना सोशियोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए। जर्नल बोलेगा तो मैगजीन समझो या न्यूज़पेपर समझो। एनी सोशियोलॉजिक, एनी सोशियोलॉजी के, एनए सोशियोलॉजी करने के एक जर्नल भी ला दो। बुक्स इनके इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। उसके बाद में आते हैं मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, याद रख लो, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री। फिलोसॉफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के अंदर भी इन्होंने स्टडी किया है, लेकिन सोशियोलॉजी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। इन्हों कैसा पढ़ती सर अगर बोलेगा तो, ही डिड ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द लेबर फोर्स एंड द क्रिश्चियन रिलीजन। लेबर फोर्स को रिलेटेड सोशियोलॉजी क्या है, और क्रिश्चियन रिलीजन के रिलेटेड सोशियोलॉजी किस तरह से पढ़ सकते हैं, इसको इन्होंने क्या करते हैं, धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। कौन? मैक्स वेबर। तो इनके बुक के नाम कौन कौन से हैं? द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट में लिख लो, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिचुअल ऑफ कैपिटलिज्म, सिटी, ब्यूरोक्रेसी, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैक्स वेबर का। अब आप कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या करते हैं? कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर है, याद रख लो। कहां का फिलोसोफर? जर्मन फिलोसोफर। इनको हिस्ट्री भी मालूम थी, इनको इकोनॉमिक्स भी मालूम था, इनको फिलोसफी भी मालूम थी, इनको क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज थी। बहुत हाईली नॉलेजेबल पर्सन, सोशियोलॉजी के बारे में भी कुछ चीजें बता दें। तो सोशियोलॉजी को इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट करते हैं, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है इनकी। हर चीज को इकोनॉमिक, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री को भी इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट कर दो, रिलीजन को भी इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट कर दो, सोशियोलॉजी को भी इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, ही एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के स्कोप को बढ़ाती है, मतलब सोशियोलॉजी के फील्ड को बढ़ाते, वही फील्ड बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी को इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स is considered to be one of the founder of modern sociology because of his theory of social change and his analysis of social conflict and revolution। इसके बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में, सोसाइटी के अंदर कैसा झगड़े होते हैं, सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन कैसा आता है, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं हम। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, याद रख लो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना अगर बोलते हो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोले तो हायर क्लास एंड लोअर क्लास, मालिक और गुलाम, इनके बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री है, इनके बारे में ही समझना ही सोशियोलॉजी है, ऐसा बोलते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अंदर अपने आप को कभी भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं कहा, इन्होंने अपने आप को कभी भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं कहा, लेकिन सोशियोलॉजी को पढ़ने वाले इनके वर्क्स को जब पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि इन्होंने किस तरह से सोशल क्लासेस को या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने बयान किया। इसको बता दो,
देखो हिस्ट्री के एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोग को, एक हिस्ट्री की डेफिनेशन बताते हैं। क्या बताता है? द हिस्ट्री ऑफ टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन नथिंग बट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। हिस्ट्री बोले तो क्या? अमीरों और गरीबों के बीच में पढ़ना, मालिक और लेबर्स के बारे में पढ़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओनर और लेबर्स के बारे में पढ़ना। इस तरह से उन्होंने कनेक्ट कर दो। देखो हिस्ट्री को भी उन्होंने किसके साथ कनेक्ट करे? मालिक और गुलाम। मालिक और गुलाम कब बंद? इकोनॉमिक की वजह से। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, इनके पूरे बुक्स याद रखो, एक भी बुक इंपॉर्टेंट कर नहीं बोल दो, फिर भी दो हाईलाइट कर दो। मैं ये एक बुक है और ये एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के सब याद रखना पड़ेगा। ये बंदा बहुत खतरनाक है, आएगा भी जरूर। ठीक है। हाँ, इनकी पहली बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी, दूसरी बुक है द पावर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द होली फैमिली, ये बुक बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हुई, द होली फैमिली, द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, दास कैपिटल, ये खास करके लेबर्स के बारे में बताती बुक ये। इसके बारे में बता दे, लेबर्स के बारे में, दास कैपिटल। हाँ ठीक है, यहां तक तो पढ़ लिए, समझ में आया तो एक कमेंट रहे, एक लाइक रहे। तो आगे हम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्या क्या बताते हैं देखेंगे। याद रखो, सोशियोलॉजी को पहली बार, देखो साइकोलॉजी को पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करे थे, ये बोला था मैं तुम लोगों को। अब सोशियोलॉजी को पहली बार कहां पे इंट्रोड्यूस करती है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, वो भी 1914 में। कब? 1914 में। तो वहां पे इंट्रोड्यूस करने के बाद में इन सोशियोलॉजी को डेवलप करने के लिए कौन कौन कर बोलेगा? तो राधा कमल मुखर्जी है, ओके, डी एन मजुमदार है, डीपी मुखर्जी है, जी एस घुर्रे, ईरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, सी पार्वतम्मा, के एम कपाडिया, जी आर मदन, एम एस राव एंड एम एस गोरे। इतने लोग हैं, लेकिन यहां पे अलग कलर से दिए से जिनके बारे में हमें पढ़ना है अब। ठीक है, जीएस गुर्रे तो इंडियन सोशियोलॉजी के फादर है। अगर जीएस गुर्रे ऑप्शन में नहीं है तो एम एन श्रीनिवास यादव। ईरावती कर्वे वो पहली औरत है जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा इंडिया में। सी पार्वतम्मा भी बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूशन देती हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन देती है उनके बारे में देखेंगे। पहले जी एस गुर्रे, तो इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, इतना कंट्रीब्यूशन दिया, अपने भी पढ़े, अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा। सोशियोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इन्होंने। जीएस गुर्रे, इनका पूरा नाम है गोविंदा सदाशिव घुर्रे। इन्होंने मलवान रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में। जीएस गुर्रे प्लेड ए की रोल इन पॉपुलराइजिंग सोशियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी को पॉपुलर करने की कोशिश इन्होंने बहुत की, इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी भी बोलते। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन थे? जीएस गुर्रे। समझ में आ रहा है? He is also recognized as the leading expert in the field of sociology. सोशियोलॉजी में लीडिंग एक्सपर्ट थे जीएस गुर्रे। एलोबरेट करती हैं कौन सी स्टडी को? केप कास्ट और रेसेस इन इंडिया। केप कास्ट है तो कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेसेस इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर कितनी जाते हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, ये सब चीजें उन्होंने डिस्कस किया अपने बुक्स में। ठीक है, हाँ तो याद रख लो। उसके साथ साथ उनके बुक्स कौन कौन से हैं देखो, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशल टेंशन इन इंडिया, सोशल टेंशन की इसी बुक है, वैदिक इंडिया, इंडियन कस्टम्स, ये बुक्स लिखते। इसके बाद में आते एम एन श्रीनिवास। तो एम एन श्रीनिवास, डॉक्टर एम एन श्रीनिवास एक इंडिया के सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं। तो इन्होंने सोशल चेंज, जो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है इंडिया में, उसको एनालाइज भी किया। ठीक है, हाँ इन्होंने नए वर्ड्स भी दिए, संस्कृताइजेशन। देखो संस्कृताइजेशन कैसा वर्ड? संस्कृति को बढ़ावा देना। वेस्टर्नाइजेशन, ये तो नया वर्ड नहीं है। ठीक है, हाँ डोमिनेट कास्ट, डोमिनेट कास्ट, ये इसके बारे में ये तीन वर्ड्स, ये तीन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इसको याद रखो। इनके पूरे बुक्स भी याद रखो, ये भी इंसान बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में आता। कौन कौन? इंडियन विलेजेस, ये कहां तो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिवाइज हुआ है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस। ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, रिमेंबर्ड विलेज। कास्ट इन 21 सेंचुरी एंड नेम अवतार,
रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, कूर्ग याद रख लो, कूर्ग कूर्ग, यही बुक इनको पूरे दुनिया में फेमस कर दो, यही बुक उनकी पूरे दुनिया में क्या करती है, इनको एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर प्रेजेंट करती, क्लियर है। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर इरावती कर्वे। तो इरावती कर्वे, डॉक्टर इरावती कर्वे हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिनोन्ड एंड अ ब्रिलियंट सोशियोलॉजिस्ट, ये तो हमको भी पता है। जीएस घुर्रे के स्टूडेंट थे। फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट वुमेन है इंडिया में, इंडिया की पहली सोशियोलॉजिस्ट वुमेन, वुमेन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने खास करके किसके बारे में स्टडी की है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसके बारे में, और ये वर्ड याद रखो, किनशिप, नॉट ए किंगशिप, मिस प्रिंट करने को समझो, किनशिप ही है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड किनशिप, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर उनके बुक भी वैसे चेंज रखो, डॉक्टर इरावती कर्वे की किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, पहली बुक, एक इंपॉर्टेंट बुक लिख लो इसे, हर फेमस बुक है, ठीक है। हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन, लैंड एंड पीपल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिलोंग करते थे, फैमिली इन इंडिया, फैमिली इंडिया, तो मराठी लैंग्वेज के भी एक बड़े स्कॉलर थे, है ना। हाँ, तो ये भी याद रखना। उसके बाद में आज का लास्ट सोशियोलॉजिस्ट, इसके साथ हमारा वीडियो भी एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसको ज्यादा से शेयर करो, तो इससे क्या पता चलते, इससे हाँ बहुत सारे लोगों को मदद भी मिलेगी, ठीक है। डॉक्टर ए आर देसाई, इनो भी जीएस घुर्रे के एक स्टूडेंट है। अक्षय रामन लाल देसाई इनका पूरा नाम है। तो यहां पे देखो, मार्क्सिस्ट अप्रोच से इंस्पायर थे, कौन से अप्रोच से, मतलब इकोनॉमिक के साथ सोशियोलॉजी को लिंक करना, मार्क्स से ज्यादा इंस्पायर थे। और ये क्या बेस्ट नॉन वर्क इनकी बुक कौन सी अगर बोले तो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। और उसके बाद में वेलफेयर सोसाइटी बोल को एक बुक लिखती, बहुत सारे बुक्स है इनके, तो इसको देख लो, उतना खास है नहीं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें देख लेंगे, ठीक है। इतना सारा हम पढ़ लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। याद रखो, जो भी एग्जाम होते हैं उसको दिल खोल के अगर स्टडी करेंगे तभी जाके हम सक्सेस पाएंगे। याद रखो, दुआ, हर बात में हमें क्या करती है, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। देखो साहब, दुआ काम देती है, इसमें कोई शक नहीं है, दुआ के साथ दवा भी करना जरूरी है, समझ में आ रहा है। दवा का मतलब क्या है, कोशिश करना, कोशिश करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े अल्लाह वाले भी कोशिश करके निकल गए, कितनी कोशिश, खाने खाने पीने को कुर्बान किया, कुछ बड़ी चीजें काम करने के लिए, बहुत सारे शंकराचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, बड़े बड़े लोग जो थे, वो सब लोग क्या करे, अपना सैक्रिफाइस दिए। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सैक्रिफाइस दिया। महात्मा गांधी जी ने दवा किया, ठीक है, बहुत सारे मासूम लोगों की दुआ लगी, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ, समझ में आ रहा है। दवा और दुआ ये दोनों होना चाहिए, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है ना, तो मेहनत किए बिना आपको कौन सी चीज मिलेगी। हम कैसे लोग हैं, विदाउट मेहनत बहुत कुछ चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है वो 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। हमें 10% मेहनत करके उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े पेमेंट वाली जॉब हमको चाहिए, क्वालिटी वाला एजुकेशन ले लो ना, तो ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा 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 मेहनत करो। याद रख लो, हमें क्या करते हैं, एसएस का सिलेबस कब याद करते हैं, एग्जाम 15 दिन है स्टार्ट, एग्जाम हुई उसके 2 दिन के बाद में स्टडी बंद, या 3 महीने एग्जाम स्टार्ट पहले, कंटिन्यूस स्टडी रहना, कंटिन्यूस। सर कंटिन्यूस का तो कैसा, सर कंटिन्यूस कैसा होते हैं, हम ना को याद रखो, कंटिन्यूस बोले तो मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहे, कंटिन्यूस रोज 1 घंटा या 2 घंटे निकालो, कंटिन्यूस रखो। जब एग्जाम नजदीक आते उसके बाद में 4 4 घंटे 5 घंटे, जैसा तुम्हारा कन्वीनियंस होता उसके जैसा, लेकिन एग्जाम होने के बाद में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उस टाइम से ही कंटिन्यू करने की कोशिश करो।
हमें कंटिन्यूटी छोड़ती, यही हमारी गलती है। बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी छोड़ दें। याद रखो, पहले एक 4-5 अटेम्प्ट कर दो, नजदीक है टीईटी क्लियर करने के या कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के, सडनली कौन भी अगले बोले, कौन भी अगले गालियां दिए, घर में वाले वैसा बोले, वैसा बोले, ऐसा बोले, को क्या कर दे, ब्रेक कर दो। 1-2 साल ऐसा चले जाते, 2 साल के बाद में फिर कोशिश करते हैं, ये कैसी नौबत देखो। करना ही सच है तो थोड़ा सबर करो ना। बहुत सारे लोग सदा दो, सबर करने क्या जा रहा है। सबर जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। समझ में आ रहा है? सबर करते करते कंटिन्यू, अभी 2 साल पढ़ी समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई इंसान 6 महीने में ही बड़ी कड़ी मेहनत करके पास भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हुए 2 साल तक चले जाते हैं, 3-4 साल तक चले जाते हैं। कंटिन्यूटी न को छोड़ो, ऊपर वाला कोशिश करने वालों का कभी हाथ नहीं छोड़ता। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तुम ना को क्यों बोल रहे से, और आखिर तक देखो कर को, हर वीडियो में क्यों बोल दो, हर वीडियो को आखिर तक क्यों देखना, एक वैल्यूबल चीज आपको बोलता रहो। रोज मोटिवेशन देने के लिए कोई भी नहीं आएगा दोस्त। एक वीडियो देखिए, मोटिवेशन हुए, एक वो कौन भी अगला आके बोला 1-2 दिन मोटिवेशन हुए, इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। मोटिवेशन हमारे अंदर ओपनली होना चाहिए, हमारे अंदर रहना चाहिए, मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। आज मूड ऑफ है, छोड़ दो, आज के दिन मत पढ़ो। कल के दिन फिर नया सूरज, जब सुबह उठती नया सूरज, नई उमंग, फिर वही सोचना, फिर वही पढ़ना, फिर शाम तक मूड ऑफ होते, फिर सोना, फिर सुबह में वही करना। जो तुम्हारी कंटिन्यू, इसको देख के ऊपर वाला भी पगलता। हमें क्या करते मालूम है, 3 दिन पढ़ते, भारी मोटिवेशन रहते, 3 दिन या 3 घंटे भारी मोटिवेशन रहते, बोल सुनने के बाद कौन सी भी तकलीफ आई, छोड़े और निकल गए। क्या फायदा उसका? कुछ भी फायदा नहीं। मेहनत भी हुई, बीच में भी छोड़ के गए। तो याद रखो, अभी देखो, चंद लोग बोलते नेगेटिव पॉइंट, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है साहब, क्या करना, क्या ले को क्या करना, हमें नहीं लगती जॉब, ऐसा कर दो। फिर क्यों एप्लीकेशन डाल रहा? उतनी ही ना उम्मीद है ना, तो एप्लीकेशन क्यों डाल रहा, एग्जाम क्यों बढ़ रहा? तो मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ा तो उम्मीद है, फिर दूसरों को नेगेटिव पॉइंट क्यों बोलते जाते हैं, क्या पढ़ को क्या करने वाला, वो करने वाला, क्यों? देखो, तुम्हें ऐसे बात बोलते हैं, जब टीईटी की एप्लीकेशन आती या जीपीटी की एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन तुम्हें डाल रहा था, नहीं होता, पढ़ को क्या करना, ले क्या करना, तुम्हें नेगेटिव बात करते हो, तुम्हें पहले एप्लीकेशन डाल दो, क्या बात है? तो मतलब तुम्हारे अंदर एक चीज जिंदा है, करना करने का जो जिंदा है, स्टडी करना, अप्रोच लेना, ये सब चीजें करना, अप्रोच करना करने का है, लेकिन उसे ऊपर ऊपर तुम्हें क्या कर रहे हैं, मार रहा, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, टीईटी एग्जाम के बिना जीपीटी का ताला नहीं खुलेगा। सर हमें हर बार 88 90 के आसपास आगे चले जाती हैं, सर क्या करना, इससे कुछ, ये कैसे लोग 88 90 के पास आते मालूम है कब? तो एक बार पढ़ने वाले, बेजार से पढ़ने वाले, जो एग्जैक्टली करेक्टली पढ़ते हैं, ज्यादा दिन तक मेहनत करते, डेफिनेटली निकालता हूं। हमें क्या करते हैं, देखो सिलेबस कितना है हम लोग पता ही नहीं है, फिर भी हमें क्या करते हैं, लास्ट में एग्जाम 15 दिन बचे या 30 दिन बचे, सर किसके पास नोट्स हैं क्या? बुक्स पढ़ने का एक लिख भी इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ नोट्स नोट्स नोट्स, कहां से मार्क्स इंक्रीज हो? बुक्स भी पढ़ना, नोट्स भी पढ़ना, क्वेश्चन पेपर भी रेफर करना, बहुत बड़ा वास्ट काम है वो। देखो, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज के लिए क्या पढ़ना, 6 to 8 की बुक्स पढ़ना। साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एक बुक पढ़ के चुप छोड़ दो, 2-2 3-3 बुक रेफर करना, उसके लिए टाइम लगेगा भाई। परफेक्ट होना बोले तो टाइम लगेगा, हर चीज जो भी परफेक्ट करेंगे वो टाइम लगेगा। अगर कोई घर बनना है तो 3 महीने के अंदर घर बन, छोड़ो, 10 साल के बाद में क्रैकिंग स्टार्ट होते, 10 साल क्यों, 2-3 साल के बाद में क्रैक स्टार्ट होती। जो ज्यादा दिन तक इंतजार करके, उसके हर तरह से कोशिश करके जो घर बनाता, वो बहुत दिन तक टिकता। तो उसी तरह तुम्हारी नॉलेज भी बहुत दिन टिकना का, तो वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा,
तो ये जो मुझे लगा कि ये नेसेसरी चीजें हैं तुमको बोलना। कोई रोज भी मोटिवेशन देने नहीं आएगा दोस्त, ये पहले दिमाग में याद रखो। तुम्हारे लाइफ के हीरो तुम हो। सरकार के लिए तुम क्या हो? सरकार के लिए जो भी हुकूमत है तुम्हारी, उसके लिए तुम एक नंबर हो। तुमने जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट क्या बोलते अगली बार देंगे। मतलब तुम ना को जॉब नहीं लगी, तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दर्द होगा। समझ में आ रहा है? अब मैं भी तुमको बार बार मोटिवेशन नहीं कर सकता, अब मैं करूंगा भी तो क्या करोगे? 2-3 घंटे, 3-4 घंटे मोटिवेशन लेको क्या करोगे? तुम्हारे अंदर एक इनबिल्ड, तुम्हारे अंदर एक इंसान मोटिवेशन वाला आना, तब जाके तुम सक्सेस पाओ। उम्मीद है हमारा वीडियो यहां तक आपको पसंद आया होगा। बोलते रहे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।